हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आज फिर से आप लोगों के सामने एक न्यू क्वेश्चन के साथ आया हूं। यह क्वेश्चन अल्टरनेट ईयर हर बार पूछा जाता है, तो आइए इसे समझते हैं। क्वेश्चन है, चोलकालीन प्रशासन की विशेषताओं का वर्णन करें। हमारे इतिहास में सबसे अच्छी शासन व्यवस्था चोलकालीन ही मानी जाती है, तो इस क्वेश्चन के आंसर में हम लोग उसी को देखेंगे। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। दक्षिण भारत के प्राचीन राजवंशों में चोल राजवंश का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। पल्लवों के पतन के पश्चात 1850 ईस्वी से 1250 ईस्वी तक चोल राजवंश का शासनकाल रहा। यद्यपि इसका उल्लेख अशोक के अभिलेखों में भी इनके नाम आते हैं। संगम युग के बाद इनका विघटन हो गया तथा 9वीं शताब्दी में विजयालय के नेतृत्व में चोल शक्ति का पुनरुत्थान हुआ। चोल राजवंश अपनी शासन व्यवस्था के लिए विशेष रूप से विख्यात है। तो हम देखते हैं कि चोल काल जो है वो पल्लवों के बाद आता है, जो कि 805 ईस्वी से 1250 ईस्वी तक का इसका शासनकाल रहता है और इसका स्रोत हमें अशोक का अभिलेखों से मिलता है। तो ये तो हो गया इसका इंट्रो। अब इस क्वेश्चन का जो टॉपिक है प्रशासन, अब हम लोग इसे डील करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है प्रशासन। चोल साम्राज्य राजतंत्रात्मक था। राजा को देवता की भांति पूजा की जाती थी। राजाओं की कई मंदिरें बनवाए गए तथा मंदिरों में राजाओं की प्रतिमा स्थापित की जाती थी, अर्थात राजा की प्रतिष्ठा बहुत अधिक थी। इससे हमें यह पता चलता है कि चोल साम्राज्य में जो राजा की प्रजा थी वो उन्हें एक देवता के भांति उसे पूछते थे और उसे यह मानते भी थे, और साथ ही राजा भी अपना कर्तव्य को बखूबी निभाता था, जिस वजह से उसे देवता के भांति पूजा जाता था। चोल राजवंश में ज्येष्ठ पुत्र को ही राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त होता था, परंतु कभी कभी योग्यता के आधार पर भी युवराज घोषित किया जाता था। जैसे राजा धीराज प्रथम राजेंद्र प्रथम का बड़ा पुत्र नहीं था, बल्कि उसे योग्यता के कारण ही राजा धीराज को युवराज घोषित किया गया था। चोलों के इतिहास में उत्तराधिकारी का युद्ध नहीं के बराबर होता था। स्रोतों से कहा जाता है कि चोल साम्राज्य में उत्तराधिकारी ज्येष्ठ पुत्र यानी प्रिय पुत्र ही होते थे, लेकिन कभी कभी ऐसा भी देखने को मिला है कि जो योग्य शासक रहे उन्हें ही राजा बनाया गया, जैसे राजा धीराज। और साथ ही चोल साम्राज्य में गृह युद्ध नहीं के बराबर देखने को मिली। गृह युद्ध अर्थात सत्ता को लेकर लड़ाई। राजा मौखिक आदेशों के द्वारा शासन को संचालन करता था, परंतु राजा के आदेशों को लागू करने के लिए राजा के निकट रहने वाले अधिकारी औले आदेशों को लिपिबद्ध करता था और फिर पंजीकृत करके स्थानीय संस्थाओं को भेज दिया जाता था। असल में होता क्या था कि चोल साम्राज्य एक राजतंत्रात्मक था, तो राजा के आदेशों के अनुसार ही सारे काम किए जाते थे, जिस वजह से राजा के निकट रहने वाले अधिकारी उन सभी आदेशों को लिपिबद्ध कर पंजीकृत करते हुए सभी स्थानीय संस्थाओं को भेज दिए जाते थे, जिसके बाद उन आदेशों को नियम का आधार कर माना जाता था। चोल प्रशासन में राजगुरु की बहुत बड़ी भूमिका होती थी। राजा राजगुरु के सलाह से ही धार्मिक संस्थाओं का प्रबंध करता था। चोल साम्राज्य में राजगुरुओं का बहुत बड़ा योगदान रहता था। जो भी धार्मिक संस्थाओं जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे वगैरह जो भी होते थे, उसका प्रबंध राजगुरु के सलाह के अनुसार ही किया जाता था। राजा के अधिकारियों की 2 कोटियाँ या श्रेणियाँ थीं, पेरुदनम और सिरुदनम। उच्च अधिकारियों को पेरुदनम कहा जाता था तथा निम्न कोटि के अधिकारियों को सिरुदनम कहा जाता था। धीरे धीरे अधिकारियों का पद आनुवंशिक हो गया। अधिकारियों को परिश्रम के रूप में भूखंड दिया जाता था। अब इसमें बड़ी बात आती है कि राजा के जो भी अधिकारी होते थे उसे 2 भागों में बांट दिया गया था। पहला जो कि पेरुदनम होता था वो उच्च कोटि का पद होता था, तथा दूसरा सिरुदनम होता था जो कि निम्न कोटि का पद होता था। और बाद में ये सभी पदों को वंशानुगत कर दिया गया था, मतलब कि इस पद पर वो है, उसका बेटा बाद में उसी पद पर वो बैठेगा और वो वंशानुगत ढंग से चलता जाएगा। और साथ ही हमें यहाँ यह भी देखने को मिलता था कि जो भी वहाँ पे अधिकारी होते थे उन्हें परिश्रम के तौर पर ज़मीन मिला करती थी। चोल प्रशासन में चोल प्रशासनिक सुविधा के लिए
चोल साम्राज्य को कई इकाइयों में विभक्त किया गया था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। कई ग्रामों को मिलाकर खुर्रम या नाडु बनता था। खुर्रम को मिलाकर वलनाडु बनता था तथा वलनाडु को मिलाकर मंडलम बनता था। इस प्रकार राजराज के शासनकाल में 8 या 9 मंडलों का उल्लेख मिलता है। जैसे जिस तरह अभी ग्राम पंचायत और जिला जिला का निर्माण जिस तरह अभी हम लोग देखते हैं कि ग्राम पंचायत और जिला का निर्माण क्रमबद्ध होता है, उसी तरह उस समय नाडु, वलनाडु और मंडलम का भी निर्माण क्रमबद्ध होता था। अब सेकंड पॉइंट आता है राजस्व, प्रशासन या आय का स्रोत। चोल साम्राज्य की आय का प्रमुख स्रोत भू राजस्व था, मतलब खेतीबाड़ी। भू राजस्व का निर्धारण विशेष जांच पड़ताल के बाद तैयार किया जाता था। राजराज प्रथम के काल में कुल उत्पादन का 1/3 भाग कर के रूप में लिया जाता था। यह एक बड़ा हिस्सा है, मतलब कि 1/3, जैसे अगर 9 एकड़ किसी का ज़मीन है तो वो कर के रूप में 3 एकड़ ज़मीन का उत्पादन राजा को कर के रूप में देगा, जो कि एक बड़ी संख्या है। भू राजस्व के अतिरिक्त वस्तुओं के क्रय विक्रय पर भी कर लिया जाता था। इसके अतिरिक्त बुनकरों, व्यापारियों इत्यादि से भी कर लिया जाता था। अब आता है तीसरा पॉइंट, सैन्य व्यवस्था। चोल राजाओं की सैनिक व्यवस्था बहुत अच्छी थी। उनके कई दल थे जिनमें गज सेना, घुड़सवार और पैदल सैनिक प्रमुख थे। इसके अतिरिक्त धनुर्धारी की एक विशेष टुकड़ी थी। राजा के सबसे विश्वसनीय सैनिक माना जाता था। चोलों की एक सतत नौसेना भी थी जो लंका और मालदीव में चोल राज्य की स्थापना में मदद किया था। तो चोल साम्राज्य में सैनिक व्यवस्था काफ़ी तंदुरुस्त था और राजा का भी ये काफ़ी प्रिय हुआ करता था। और चोल साम्राज्य में नौसेना भी थी जो कि लंका और मालदीव में अपना सत्ता को बरकरार रखने में मदद करता था। नेक्स्ट पॉइंट, न्यायिक व्यवस्था। अधिकांश विवादों का निष्पादन स्थानीय स्तर पर ग्राम न्यायालयों द्वारा किया जाता था। केवल बड़े विवाद ही राजा के दरबार में लाए जाते थे। राजद्रोह एक गंभीर अपराध माना जाता था जिसके लिए मृत्यु दंड तक की व्यवस्था थी। साधारण अपराधों के लिए जुर्माने तथा कारावास का प्रावधान था। तो हमें यहाँ न्यायिक व्यवस्था काफ़ी अच्छी सुदृढ़ देखने को मिलती है। चोल साम्राज्य से ही हम लोगों को न्यायालय का रूपरेखा देखने को मिलता है। इस समय जो भी छोटे मोटे अपराध हुआ करते थे उसका निवारण यही न्यायालयों में किया जाता था। और अगर कुछ बड़ा अपराध रहा तो उसमें राजा का हस्तक्षेप होता था तथा साथ ही न्यायालय में जो भी फैसला होता था उसको बदलने का शक्ति राजा के पास होता था। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है स्थानीय व्यवस्था। स्थानीय स्वशासन चोल प्रशासन की विशिष्टता थी। उन्होंने गांवों को जितने मात्रा में स्वायत्ता स्थानीय स्वशासन चोल प्रशासन की विशिष्टता थी। उन्होंने गांवों को जितने मात्रा में स्वायत्तता दिया वह भारतीय इतिहास में अन्यत्र नहीं मिलता है। गांवों का प्रबंध ग्रामवासियों के द्वारा किया जाता था। ग्राम का प्रशासन ग्राम सभाओं के माध्यम से चलाया जाता था। यह सभाएं 2 प्रकार की होती थी। प्रथम ऊढ़ तथा दूसरा सभा या महासभा कहलाता था। नगरों के प्रशासन के लिए व्यवस्था थी। यह व्यापारियों की सभा थी। यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि जो ग्राम की व्यवस्था है वह यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि ग्राम का यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि ग्राम के प्रशासन को 2 भागों में बांट दिया गया है, ऊढ़ तथा सभा या फिर महासभा। इसके अंतर्गत ही ग्राम का निवारण किया जाता था। और हमें यहाँ यह भी देखने को मिलता है कि व्यापारियों के लिए भी एक सभा का विघटन किया गया था, जिसे नगरम के नाम से जानते हैं। ऊढ़ समान सभा थी जिसमें गांव के सभी वयस्क पुरुष भाग लेते थे, परंतु महासभा गांव के ब्राह्मणों का संगठन था।
यह वैसे गाँवों में पाया जाता था जिस गांव में अधिकांश ब्राह्मण होते थे। ऊढ़ और सभा अपने कार्यकारी परिषदों के माध्यम से करते थे। राजा के द्वारा इनके कार्यों में हस्तक्षेप नहीं किया जाता था। सभाओं का कार्य क्षेत्र काफ़ी विस्तृत था। उन्हें गांव की भूमि का स्वामी माना जाता था। उन्हें गांव की भूमि को कृषि योग्य बनाकर अधिकार स्थापित करने का अधिकार था। राजा के लिए भू राजस्व और करों का संग्रह इन्हीं के द्वारा किया जाता था, परंतु भू राजस्व का भुगतान नहीं होने पर किसानों से भूमि छीन ली जाती थी। एक्चुअली यहाँ पे ये हो रहा था कि जो भी भूमि थी राज्य में, वो सारी की सारी भूमि भू राजस्व के कर्मचारियों के अंतर्गत आती थी और वे इस भूमि को उपजाऊ बनाकर किसानों का हाथों सौंप देते थे और किसान उस पर खेती करते थे और वो अपना 1/3 हिस्सा कर के रूप में दिया करते थे। परंतु अगर ऐसा नहीं होता था तो किसानों से उनकी भूमि वापस छीन ली जाती थी। ग्राम सभाओं को विशेष अधिकार प्राप्त था। राजा से अनुमति प्राप्त किए बिना ही भूमि कर में छूट दी जा सकती थी। गांव की सभाएं गांव के सार्वजनिक कार्य के लिए धन जुटाने के उद्देश्य से नया कर लगा सकती थी। ग्राम सभाओं ने नया कर लगाकर तालाब, धर्मशाला इत्यादि का निर्माण कराया था। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि ग्राम सभाओं को विशेष छूट प्राप्त थी कि वो राजा के अनुमति के बगैर ही भूमि कर में छूट दे सकते थे, परंतु भूमि कर को बढ़ा नहीं सकते थे। चोल प्रशासन में जिस प्रकार से स्थानीय स्वशासन को स्वायत्तता प्राप्त थी, उसे देखते हुए नीलकंठ शास्त्री ने इन गांवों को लघु गणतंत्र कहा है। प्रशासन के शीर्ष स्तर में परिवर्तन होते थे, परंतु ग्रामीण संस्कृति अप्रभावित रहती थी और शासन सुचारू रूप से चलता रहा। चोल प्रशासन राजतंत्रात्मक था, परंतु इनकी प्रशासन को देखते हुए नीलकंठ शास्त्री ने इसे लघु गणतंत्रात्मक भी कहा है। अतः संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि चोल प्रशासन अपने स्थानीय स्वशासन के लिए भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध थे। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।